टू ऑल ऑफ यू। क्या मैं आप सब लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? सब लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं। क्या मैं सुनाई दे रहा हूं? तो आप एक बार चैट के अंदर लिख दीजिए। क्या सभी बच्चों को मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं भाई? तो एक बार चैट के अंदर लिख दीजिए। ओके, तो ठीक है बच्चों, मैं सब लोगों को सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, है ना? ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मैट्राई से शुरू ही किए थे, उतने में टाइम हो गया था। तो ठीक है, आज हम लोग डेफिनेशन तो खैर जान ही चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली थी कि मैट्राइसिस होता क्या है, राइट? जब मैं ब्लैक बुक से डाउट डिस्कशन के लिए बोलूंगा तब आप करना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हाँ, धीरे धीरे कर लो उसको, ब्लैक बुक की डिटर्मिनेंट को कर लो, जो डाउट है उसको लिख लो, फिर अपन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, वेलकम इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग मैट्राइसिस पर बात करेंगे। अब तुम्हें मालूम है कि लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने मैट्राइसिस का आपको बता दिया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि शुरुआत तो इसकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसने टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्री मार दी और बहुत सारी जगहों पर मैट्राइसिस का यूज होता है। वो यूजेस कहां कहां पर है वो भी हम लास्ट क्लास के अंदर बात कर चुके हैं, राइट? तो आज हम लोग बात करेंगे जो सिंपल टर्म्स होती हैं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसके अंदर कुछ उस चैप्टर स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, तो उन टर्म्स की बात करेंगे और उसी के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे कैसे मैट्राइसिस होते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। नो बुक इज कंपल्सरी, इवन गोइंग टू IIT इज नॉट कंपल्सरी, इट्स योर चॉइस। ओके, आ जाओ। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ये बात कर चुके हैं कि मैट्राइसिस क्या होता है। ये कुछ हम मैथमेटिक के हिसाब से बात करें तो कुछ नंबर का कलेक्शन है जो रोज और कॉलम के अंदर लिखा जाता है। मैं ये बात बता चुका हूं कि अगर मेरे पास में इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको मैं मैट्राइसिस कहूंगा। और ये जो मैं लिख रहा हूं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्राइसिस। मैं m रोज मान लेता हूं, तो लास्ट वाली रो का पहला एलिमेंट AM1, AM2, AM3 एंड AMN। तो दिस इज m by n ऑर्डर मैट्रिक्स, ही मैं बता चुका हूं, जिसके अंदर m इज नंबर ऑफ रोज and n is number of column, and there are altogether m into n number, m in numbers. ठीक है, तो this is matrices। ठीक है, और ये जो होते हैं they are called elements, ये भी मैं बात कर चुका हूं, एलिमेंट्स। इवन एक क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था जहां पर मैं AIJ को कोई रूल दे दिया था, मॉडुलस ऑफ I-2j/2, और मैं मॉड लिखना भूल गया था याद है? तो उस तरीके से अगर मैं कोई रूल दे दूं AIJ एलिमेंट का, तो तुम पूरा मैट्रिक्स तैयार कर सकते हो। और तुम ये भी जानते हो कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। ओके,
तो एक तो ये फर्क है। दूसरा फर्क ये भी है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जब मैं कहूं तब बुक्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम पढ़ाई पर बात करेंगे। तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स जो हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एक लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया था कि मैट्रिक्स ए को कैसे लिखा जाता है। चलो हम टर्म्स की बात करते हैं। पहला टर्म है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स, या इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। रो मैट्रिक्स इज लाइक दिस। दिस इज नोन एज रो मैट्रिक्स। इसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक रो और n कॉलम लेके बनाया है, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिर्फ एक रो होती है, इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स मुझे लगता है तुम अपने आप भी बना सकते हो कॉलम मैट्रिक्स को। इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम रहेगा, A11, A21, A31 एंड लेट्स से मैं m रोज ले रहा हूं, तो AM1। तो ये m रोज और एक कॉलम का मैट्रिक्स है, इसे आप कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। कई बार तुम देखोगे क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, एक वेक्टर v दिया और ये लाइक 3 2 4 ऐसा लिख दिया, है ना। इसलिए इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। रो वेक्टर में भी ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर है। इसका मतलब कुछ नहीं है, वही वेक्टर है जो तुम जानते हो कि दिस इज नथिंग बट 3i + 2j + 4k। तो इसलिए इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर एक कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती हैं। नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। साथ साथ में लिखते जाना, पीडीएफ नोट्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अपने हाथ से लिखे की कोई बराबरी नहीं है। तो मैं 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड के अंदर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि 2 ही तो लाइनें नोट डाउन करनी है, ये तो मिलेगा ही। तो क्लियर हो गया कि रो मैट्रिक्स क्या, डेफिनेशन जानना है अभी कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, इसका सिंबल है कैपिटल O, और इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज लिखी हुई हैं वो सारी जीरो होती हैं। ये जीरो और नल मैट्रिक्स है। ऑल द एंट्रीज जो जीरो हों उनको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर 2 रो ली हैं और 3 कॉलम लिए हैं, तो ये नल मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर। दिस इज द नल मैट्रिक्स ऑफ 2/3 ऑर्डर्स। जितनी भी एंट्रीज हो वो सारी अगर जीरो हो तो वी से दैट ये नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। फिर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ज्यादा हो। A matrix is said to be horizontal. A matrix of order m by n is said to be horizontal if n greater than m. Number of columns, number of
रोज से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ए बी सी डी ई, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एंड ई डैश। आप देख रहे हो इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 रोज ली हैं, कॉलम मैंने 5 ले लिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो गए तो इट विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एंड व्हाट अबाउट द वर्टिकल मैट्रिक्स? A matrix is order m by n is said to be vertical matrix if number of rows, number of columns से ज्यादा हो। number of rows, number of columns से ज्यादा हो। like a11, a12, a21, a22, a31, a32 and likewise। so this is a matrix of 3 by 2 ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है तो इट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। जैसे इसके अंदर ये 2 by 5 का मैंने एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिया, ये 3 by 2 का एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो तीनों चीजें क्लियर हो गई कि नल मैट्रिक्स क्या होता है जिसकी सारी एंट्री 0 हो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज से ज्यादा हो, और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो, उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, एकदम हर चीज बेसिक से क्लियर करते जाना है, नोट डाउन कर लो। हर चीज मतलब जो भी टर्म बताऊं वो एकदम पता होनी चाहिए, क्लियरली पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको पढ़ते जाओ, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो भी आपके दिमाग में आ रही चीजें वो अपने आप उनके आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ अब एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि सर क्या होगा कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएं? तो इसी पर ही हम आगे बात करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज that matrix where number of rows are equals to number of columns, and this is super important। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे आर इक्वल। जैसे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं n by n ऑर्डर का, इट इज A11, 12, 13 एंड 1n। इस तरीके से मैंने इसकी एंट्रीज लिख दी, एंड दिस इज AN1, AN2, AN3 and ANN। So this is जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो ये n by n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनके ऊपर सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला चीज क्या है, ध्यान से समझिएगा कि ये जो लाइन है, दिस, ये मैंने बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो A11, A11, A22, A33, ANN।
ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, राइट। इनको बोलते हैं अ लाइन कंटेनिंग ए आई आई एलिमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, ये सारी डेफिनेशन है, आपको याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, व्हाट इज दिस? इट कंटेन्स all elements A I I for all I 1 to n, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। ये जो दूसरा डायगोनल होता है ना, दिस डायगोनल, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, वो हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक बात। तो पहली बात हमें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या समझनी है कि ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल। द लाइन कंटेनिंग all the AII element is called principal और leading diagonal। ठीक बात। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डिफाइन होने वाली टर्म है मैं उनको बता रहा हूं, ये बाकी मैट्रिक्स में डिफाइन नहीं होती, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन रहती है। ठीक बात। दूसरी टर्म विच इज नोन एज, इसको नोट कर लो, अपन अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, यहीं पे लिख देते हैं। सेकेंड टर्म इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगेन ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइन है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने एम लिया है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम, इसको सिंबॉलिकली कभी कभी ऐसे लिखते हैं टी आर एम, रीड किया जाता है इसको ट्रेस ऑफ एम, या इसको स्मॉल टी भी लिख देते हैं, ट्रेस ऑफ एम। तो व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस ऑफ एम इज डिफाइंड एज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का सम। सो दिस इज सिग्मा ए आई आई where I varies from 1 to n। प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का सम किया जाए तो उसको बोलते हैं, ये ट्रेस निकाल लिया आपने, ट्रेस ऑफ एम। ठीक बात। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल, दूसरी बात ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड इज, यहां लिख देता हूं, थर्ड इज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही डिफाइन है। कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या बोलते हैं? जैसे A12 है, A12 का कॉन्जुगेट एलिमेंट A21 है, A12 का कॉन्जुगेट एलिमेंट A21 है। मतलब प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल के रिस्पेक्ट में इमेज की बात कर रहा है। अपन यूं भी समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल के रिस्पेक्ट में अगर A12 की इमेज ली जाए तो इट इज A21। सो कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या हुए? इन जनरल Aij का कॉन्जुगेट एलिमेंट AJI होगा, Aij का कॉन्जुगेट एलिमेंट AJI होगा। ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट बताओ, AN1 का कॉन्जुगेट एलिमेंट बताओ, तो आप कहोगे कि इसका कॉन्जुगेट एलिमेंट A1N होगा, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। मुझे लगता है तुम ये समझ पा रहे हो कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही चलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सारे टर्म्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है।
तो 3 टर्म हमने सीख ली, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट एलिमेंट। इनको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया, चलें आगे। लिख लिया सबने? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, ये फोर्थ बात है। चौथी बात, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज a corresponding determinant. Every square matrix has a corresponding determinant. हर स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एक डिटर्मिनेंट होता है। जैसे जो मैंने पिछले स्लाइड के ऊपर जो मैट्रिक्स एम बनाया, तो हम कहेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट, देखना ऐसे लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ, मॉड नहीं है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम। इसको यू रीड करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम है। बनता कैसे है? सिंपली जितने भी एलिमेंट्स आपने मैट्रिक्स एम के अंदर लिखे, उनको ही डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख दीजिए, कुछ चेंज मत कीजिए। तो मैं उन्हीं एलिमेंट को डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं। अगर सारे एलिमेंट को ऐसे डिटर्मिनेंट के अंदर रख दूं, तो ये जो बना, ये उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है। उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये डिटर्मिनेंट है। ठीक बात? तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ओके, वैल्यू के हिसाब से। अब देखो, इसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। अगर मान लो कि ये जो डिटर्मिनेंट बना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला, अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, देन मैट्रिक्स एम का नाम दे दिया गया। मैट्रिक्स एम को एक स्पेशल नाम दे दिया गया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू 0 है, देन मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आपने फाइंड की, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, देन वी से दैट कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड इफ डिटर्मिनेंट एम इज नॉन जीरो, देन मैट्रिक्स एम इज called non-singular matrix. Non-singular matrix. ये बहुत बार ये टर्म होंगी यूज, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो हुई, तो हम उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। इवन ट्रेस भी आपके बहुत काम में आएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें और हो गई हमारे पास में कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होता है,
डिटर्मिनेंट होगा तो उसकी वैल्यू भी होगी। अगर वो वैल्यू जीरो हो गई तो मैट्रिक्स एम को आप सिंगुलर कहेंगे, अगर वैल्यू नॉन जीरो हुई तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ठीक बात। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैंने आपको अवेयर कर दिया है ना। ये सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स पर हैं। प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल बोल दीजिए, ट्रेस बोल दीजिए, कॉन्जुगेट एलिमेंट बोल दीजिए, डिटर्मिनेंट बोल दीजिए, डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बेसिस पर मैट्रिक्स का दो भागों में बंट जाना। अब जरा हम थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा सा इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्लासिफिकेशन क्या है। अगर जीरो ना हो तो नॉन सिंगुलर और जीरो हो तो सिंगुलर। आगे काम आएगा। अभी अभी सिर्फ आपको नोट करते जाना है कि सिंगुलर का मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है। ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स को ब्रॉडली आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर, वन इज नोन एज डायगोनल, और तीसरा जो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है उसको मैं अदर्स कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अदर इज डायगोनल मैट्रिक्स, एंड जो इनमें से कोई नहीं है, ना ट्रायंगुलर है ना डायगोनल है, उसको हम अदर में डाल देते हैं, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। नाउ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही टर्म्स जब आगे होंगी यूज तो हमें इनके मतलब पता होना चाहिए, तभी हम मैट्रिसेस के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर कब कहलाएगा कि अगर उसके अंदर ऑल ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ आई ग्रेटर देन जे। ऑल ए आई जे विल बी इक्वल्स टू जीरो इफ आई ग्रेटर देन जे। मतलब क्या हुआ बताता हूं। जैसे अगर मैं यहां पर समझने की कोशिश करूं कि एक n बाई n का मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं और वो अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए, तो पहला एलिमेंट आपके पास में आया a11, ठीक है, तो इट विल बी a11, दिस विल बी a12, a13, a1n। ओके, ये आपका चला गया। नाउ जब आप a21 लिखेंगे तो चूंकि 21 के अंदर i ग्रेटर देन j है तो आप यहां पर जीरो बनाएंगे, a21। फिर a22 बराबरी है तो कुछ भी हो सकता है ना। मुझे मालूम नहीं a11, a12, a1n या a22 क्या होंगे, मुझे अभी कुछ मालूम नहीं है, और यहां से लेकर a2n तक लिख दिया। फिर आप जब a31 लिखने गए तो a31 जीरो बनेगा क्योंकि i ग्रेटर देन j है। फिर a32 जीरो बनेगा, फिर आपने a33 लिखकर आगे भर दिया पूरा a3n तक। तो इस तरीके से जब आप लिखते जाएंगे आप हर उस एलिमेंट को जीरो लिखते जाएंगे जहां पर i ग्रेटर देन j है, तो जो आपके पास में मैट्रिक्स आया उस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक बात। तो आप इसके अंदर ये देख सकते हो
कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होगा, मैं आपको एक स्लाइड पर दिखा देता हूं कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसका जो शेप होगा या उसका जो एक ब्रॉडर लुक होगा वो ऐसा रहेगा। A11 पता नहीं क्या है, A12, A13, A1n पता नहीं, लेकिन ये पक्का 0 होगा। ठीक है, फिर A31 0 होगा, A32 0 होगा, दे आई डू नॉट नो। यहां पर A41 0 होगा, A42 0 होगा, A43 0 होगा, देन आई डू नॉट नो। इस तरह से जब लास्ट रो में भरेंगे तो AN1 0 होगा, AN2 0 होगा, AN3 0 होगा, इनफैक्ट सेकेंड लास्ट एलिमेंट भी 0 होगा और लास्ट का एलिमेंट मालूम नहीं। सो such kind of matrix is known as upper triangular matrix where Aij is equals to 0 whenever I greater than j। बात क्लियर हो गई? नोट कर लो कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब जिनको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात समझ में आ गई तो वो थोड़ा सा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सोच सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें Aij 0 बनेगा if j greater than I। Aij will be equals to 0 when j greater than I हो जाएगा। ठीक बात? ऑफ कोर्स सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं। जिसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है उसी का ही सिंगुलर या नॉन सिंगुलर नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें जब Aij 0 कब बने, जब j ग्रेटर देन I हो जाए। तो तुम देख सकते हो कि जब मैं यहां पर एलिमेंट बनाने गया तो A11 का मुझे नहीं पता, बट A12 पक्का 0 होगा, A13 पक्का 0 होगा। अब बाकी सारे 0 आएंगे यहां पर। ठीक बात? नाउ A21 का पता नहीं, A22 का पता नहीं, A23 का पक्का पता है कि ये 0 होगा। आगे सारे 0 बनेंगे, दे ऑल विल बी 0। फिर हम थर्ड रो की बात करें तो A31 का नहीं मालूम, A32 का नहीं मालूम, A33 का नहीं मालूम, लेकिन 3-4 से सारे 0 बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक बात? इस तरह से आप जो बनाओगे उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक बात? समझ गए कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? ये तुम जान गए। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन है, ये ध्यान रखना। जो भी बातें अब मैं बता रहा हूं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? जरा इसको हम थोड़ा आगे समझा देते हैं, आप कहीं पे भी बना लीजिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। पहले चीजें समझ लें, उसके बाद में इनके यूजेस बताऊंगा कि इनके यूज क्या होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? Aij equals to 0 for all I not equals to j। डेफिनेशन ध्यान में रख लेना, बस इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि Aij is equals to 0 when I not equals to j।
ओके, जैसे अब आप देख रहे हो कि i इक्वल्स टू जे तो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर होता है, तो उन एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो मैंने यहां लिख दिया, मान लो पहला एलिमेंट D1 है, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल के अंदर मुझे ध्यान रखना है कि वहां पर हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन aij जीरो हो जाएगा फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू जे। तो ये सारे जीरोस हो गए, ये जीरो, दिस विल बी D2, बाकी सारे जीरो, दिस जीरो, इट विल बी D3 एंड ऑल अदर एंट्रीज आर जीरो। इस तरह से भरते जाएंगे। सो लास्ट लाइन के अंदर सारे जीरो, बट ये आपके पास में dn, ये मालूम नहीं, D1 D2 D3 dn के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दे रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि जब लीडिंग एंड प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे जीरो होंगे। ठीक बात समझ में आ गई होगी। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है एम मैट्रिक्स, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, आईआईटी वाले ये सिंबल भी यूज करते हैं, डायग, D1 D2 D3 dn, ऐसा भी यूज कर लेते हैं। तो डायगोनल D1 D2 D3 dn, इसका शॉर्ट के अंदर ये पूरा न लिख के ऐसा भी लिखा जाता है। इसका मतलब यही होता है कि ये डायगोनल की एंट्री दे रहा है डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, ठीक बात है ना। अब देखो एक नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि जिसके बेसिस पर डायगोनल मैट्रिक्स को भी डिफाइन किया गया कि अगर ये सारी एंट्रीज, अगर ये सारी एंट्रीज, कौन सी एंट्रीज, D1 D2, इफ D1 D2 D3 ये सारे बराबर हो जाए dn, एंड इफ दे आर इक्वल्स टू 1, इफ दे आर इक्वल्स टू 1, तब हम बोलते हैं कि दिस बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब सारे डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 के बराबर हो जाएं, तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको I से डिनोट किया जाता है, और देखने के अंदर ये कुछ ऐसा नजर आता है, देखने में ये कुछ ऐसा नजर आएगा। दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, इट इज IN, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं IN इंटू n, दोनों यूज होते हैं। IN भी यूज होता है, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाय n लिखना भी एक ही बात है। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड देखना चाहते हैं वो अब देख सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की स्लाइड को अगर कोई देखना चाहे तो ये देख सकता है। ठीक है, हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो मैंने बताया, सारे डीज को अगर मैं 1 1 1 लिख दूं तो इट बिकम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस सिंबल का मतलब यही हुआ जो लिखा हुआ है, मैंने यहां इक्वालिटी का साइन लगाया है ना, तो इक्वालिटी का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है डायग D1 D2 D3 dn, इसका मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल के अंदर D1 D2 D3 dn लिखे हुए हैं, बाकी सब चीजें जीरो हैं। ठीक बात। कोई इससे पिछले वाली स्लाइड देखना चाहे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ये स्लाइड है, कोई इससे पिछले वाली स्लाइड देखना चाहे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ये स्लाइड है। मैट्रिक्स का इतना डिफरेंट डिफरेंट काइंड का क्वेश्चंस आता है जेईई एडवांस के अंदर, जिसके मतलब आप देखोगे कि किस तरह से वहां पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं
मैट्राइसिस के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहां गया, ये रहा। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। बिल्कुल सही कहा आपने, इसका एक और नाम भी है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स, ये सारे। ठीक बात। तो हम पहुंच गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर या यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास में अगर D1, D2, D3, let's say they all are equal and equals to K, अगर K के बराबर हो जाए, दैट इज अगर आपके पास में ऐसा कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ हो जिसके अंदर जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी K के बराबर हैं, लास्ट लाइन 0 0 0, लास्ट के अंदर K, such kind of matrix are known as scalar matrix. Scalar matrix, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन किया, और ट्रायंगुलर में भी अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, राइट, और कैसे हमने उसको डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन किया। डायगोनल मैट्रिक्स भी फर्दर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है या स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक बात। तो इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स जो ना स्केलर हो ना यूनिट हो, कोई तीसरा तरह का हो सकता है। बस हमें यह याद रखना है कि ए आई जे 0 होना चाहिए जब आई जे के बराबर नहीं है। बिना टेस्ट के कैसे चलेगा? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और टेस्ट ना लें। टेस्टिंग से ही तो आपका पता लगेगा कि आपने सीखा क्या है। तो टेस्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पूरा बता दिया जाएगा कि कब टेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो वो तो प्रश्न ही नहीं है कि टेस्ट नहीं होंगे। तो पढ़ाकर क्या करेंगे? जब तक आपकी टेस्टिंग नहीं होगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने सीखा कैसे, कितना सीखा, कितना बाकी है। ठीक बात। यूज ऑफ मैट्रिक्स देखने के लिए लास्ट वाली क्लास के लास्ट वाले 5-10 मिनट देख लेना, उसके अंदर मैंने सारे यूज बताए हैं। इतने सारे यूज हैं कि उनको दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, शुरुआत साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया गया था। आज की डेट के अंदर देखो, मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो पूरा इंटरनेट वर्क करता है वो मैट्राइसिस के एल्गोरिथम पे वर्क करता है। अगर आपने आईआईटी जेई ऑनलाइन कोर्सेज डाला तो जो आपको शो होगा ना, उस वो जो रिकमेंड करेगा कि ये कोर्सेज है, वो एल्गोरिथम भी मैट्राइसिस पर काम करती है। आपने अपने फोन को एक पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो जो पासवर्ड है वो भी मैट्राइसिस एल्गोरिथम पर होता है। साइबर सिक्योरिटी के जितने भी काम हैं वो मैट्राइसिस एल्गोरिथम पर होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैट्राइसिस सॉल्व करता है, मैट्राइसिस का यूज वहां पर किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मैट्राइसिस एल्गोरिथम पर बहुत फंडिंग करती हैं। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस बताया। अब हम मैट्राइसिस के ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशंस की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये तुमको पूरा समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर भी जो फर्दर डिवीजन है उनको आपने समझ लिया होगा। ठीक है, सब टेस्ट रेगुलर होंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन कई सारे टेस्ट होते हैं, बट आप ये मान के चलिए आपके 1.5 मंथ के अंदर टेस्ट होंगे। जैसे 14 अप्रैल को शुरू हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आपका विद इन
1.5 महीने के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा। अब आ जाओ जरा, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। कोई स्केलर मैट्रिक्स देखना चाहे तो ये स्केलर मैट्रिक्स का आपके पास में स्लाइड पड़ा हुआ है। आओ जरा, आओ बात करते हैं आगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। अब थोड़ा सा हम अलजेब्रा के अंदर एंट्री कर रहे हैं कि आपने मैट्रिसेस डिफाइन कर दिया। अब जरा बताइए कि आप इन मैट्रिसेस के साथ में क्या क्या कर सकते हैं। नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? व्हेन आई से A इक्वल्स टू B, व्हेन दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? व्हेन दे आर इक्वल। तो इसके ऊपर यह कहा गया, यह डिफाइन कैसे किया गया कि पहली बात तो यह है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स सेम होने चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स से बाहर निकल गए हैं, ठीक है ना, वहां तक मैंने बता दिया। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स से बाहर आ गए हैं, तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। मान लीजिए ये m/n का है, तो A अगर m/n का है तो B भी m/n का होना चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात, Aij मस्ट बी इक्वल्स टू Bij for all ij। ये दो कंडीशन अगर दो मैट्रिक्स फुलफिल करते हैं, देन दे आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ठीक बात। अगर आपको यह कहा जाए कि जैसे 2 3 4 1 2 3, दिस इज मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बी लिखूं, सो इट इज 2 3 4 1 2 3, और मैं पूछूं कि आर दे इक्वल मैट्रिक्स, तो बस इतना समझ लीजिएगा कि दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसा ही होगा। जितनी रोज उतनी रोज उसमें, जितने कॉलम उतने कॉलम उसमें, ऑर्डर सेम। नॉट ओनली ऑर्डर सेम, एलिमेंट की पोजीशन भी सेम एलिमेंट से ऑक्यूपाई होगी। अगर यहां पर 8 2 2 3 आ रहा है तो यहां पर भी 3 ही होगा। सो वी से दैट टू मैट्रिक्स आर इक्वल। दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे प्रोवाइडेड उनके एलिमेंटल इक्वालिटी होगी, ऑर्डर सेम होगा और एलिमेंट से एलिमेंट की इक्वालिटी होगी। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ खास बात नहीं है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि जो आपने अलजेब्रिक ऑपरेशन अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं, तो उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन है। पहला ऑपरेशन देखो, जिसको जोड़ने का बोलते हैं, एडिशन, कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है। अब यहां से आप देखोगे कि ये डिटर्मिनेंट से थोड़ा डिफर कर गया है, राइट। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, लेट्स से इट इज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। एडिशन कब डिफाइन है ये भी देख लीजिएगा। और दूसरा मैट्रिक्स है, लेट्स से इट इज D1 E1 F1 एंड D2 E2 F2। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तब पॉसिबल है जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। जब दोनों सेम ऑर्डर के हों तब पॉसिबल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने इसको
2/3 ऑर्डर का लिया है और ये भी मैंने 2/3 ऑर्डर का लिया है। सिर्फ सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स जुड़ते हैं, पहली बात। अब जुड़कर क्या करेंगे, अब जैसे a प्लस बी, एडिशन को ऐसे लिखते हैं a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब यह हो गया कि अब a प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनेगा कि आप जो सेम एलिमेंट है सेम प्लेसेस पर, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये एडअप हो जाएगा। तो दिस इज a1 प्लस d1 और यहां पर b1 प्लस e1, b1 प्लस e1 और यहां पर आ जाएगा c1 प्लस f1। ठीक है, तो जो सेम जगह पर सेम प्लेस ऑक्यूपाई करने वाले एलिमेंट एडअप हो जाते हैं। a2 d2, a2 प्लस d2, b2 प्लस e2 एंड c2 प्लस f2, c2 प्लस f2। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन किया गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब देखो, एडिशन जैसे आपने डिफाइन कर दिया, इस तरह से डिफाइन किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब जो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन की, जो फर्स्ट चीज है उसको आप समझिए। पहली बात तो यह है कि a प्लस बी और b प्लस ए ये दोनों बराबर होंगे। a प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू b प्लस ए। ठीक बात, मुझे लगता है बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर। तो मैं बोलूंगा कि एडिशन जो है इट इज कॉम्यूटेटिव है, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। सेकंड इज a प्लस बी। अच्छा, इसमें मैं ये मान के चल रहा हूं कि एडिशन पॉसिबल है, a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो a प्लस बी प्लस सी इज सेम एज a प्लस b प्लस सी। एडिशन इज एसोसिएटिव ऑल्सो। ठीक बात, तो a प्लस बी बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर। जो डेफिनेशन समझ गया एडिशन की कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, तो वो पहली प्रॉपर्टी भी समझ गया, वो दूसरी प्रॉपर्टी भी समझ गया। ठीक है, तीसरी बात, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एडिशन, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव है। थर्ड थिंग इज, अगर a में आपने एक मैट्रिक्स b ऐड किया और मुझे नल मैट्रिक्स मिल गया, अब सी बात है कि b में आपने a मैट्रिक्स ऐड किया तो आपको नल मैट्रिक्स मिल गया। अगर ऐसा होता है तो a एंड b आर सेड टू बी, देन मैट्रिक्स a एंड b आर सेड टू बी additive inverse of each other, additive inverse of each other, additive inverse of each other। a and b are said to be additive inverse of each other। और इसी के अंदर एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स ए के अंदर सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ऐड करूं तो दिस विल बी ए ओनली। चाहे वो नल मैट्रिक्स के अंदर ए ऐड करो या ए मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स ऐड करो, क्योंकि नल मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं, तो ए प्लस ओ विल बी ए एंड विल बी ओ प्लस ए। यहां पर बोलते हैं कि जो नल मैट्रिक्स है इट इज एडिटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। नाम है, याद रख लेना, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करते हो तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। तो इट इज ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए। ठीक बात। तो ये चार चीजें एडिशन के अंदर हमें याद रखनी है और बिल्कुल ऑब्वियस बातें हैं, सारी चीजें बिल्कुल साधारण सी हैं, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम बताएंगे कि आगे बी के एलिमेंट क्या होंगे, वो क्या नहीं होंगे। वेट, ठीक बात। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, स्लाइड आपने देख ली, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, आप नोट कर लो। नोट कर लिया तो लिख दो एक बार कि आपने नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ूंगा। अभी बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं अपन, है ना। तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो आप एक बार लिख दीजिए, सो दैट आई विल मूव फॉरवर्ड। मैट्राइसिस एक बार पढ़ लो यहां पर, उसके बाद में आईआईटी जेई का एडवांस लेवल का भी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो तुमको फील आएगी उस सवाल की कि हाँ ये बताया गया था। नाउ सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, इसको समझो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर का यहां से मतलब है जो मैट्रिक्स नहीं है। तो मैं एक मैट्रिक्स को एक लेट्स से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। ओके, एक मैट्रिक्स को मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। लेट्स से आई हैव दिस मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। A1n, right? And this is A21, A22, A2n. And the last line is AM1, AM2, AMN. ये आपके पास में एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स M। ओके, अगर मैं इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर, अब यहां स्केलर से मेरा मतलब नंबर से है, अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं इस मैट्रिक्स को, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि डिटर्मिनेंट में क्या हुआ था। आपको याद है डिटर्मिनेंट के अंदर क्या हुआ था? जब हम किसी डिटर्मिनेंट को किसी के से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, वो जो के है वो किसी एक रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था। आपको डिटर्मिनेंट का याद होगा तो। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर ये के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इट विल बी के टाइम A11, के टाइम A12, के टाइम A1n। सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक बात। ये आपके पास में ऐसा आ गया। एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स M इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर K। ये फर्क समझ लीजिएगा आप ध्यान से, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है, ये तो टाइप करने में गलती हो सकती है। इट इज मल्टीप्लिकेशन, ये गलती हो सकती है। ये गलतियां आप सुधारते रहा करो, ठीक बात। तो ओके, तो मैंने ये बता दिया।
अब मैं दो छोटी छोटी चीजें पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे, ठीक बात है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां तक बात समझ में आ गई। मैं दो छोटी चीजें पूछना चाहता हूं कि कितना आप समझे। कि मान लो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरा m n/n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n/n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैं आपको यह पूछना चाहता हूं कि व्हाट विल बी ट्रेस ऑफ km, व्हाट विल बी ट्रेस ऑफ km। डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। जीरो को छोड़ दीजिए, उसके अलावा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ही डिफाइन है। 5 से डिवाइड करना इज नथिंग बट 1/5 से मल्टीप्लाई करना। मुझे बताओ जरा, व्हाट विल बी ट्रेस ऑफ km। अगर मैट्रिक्स m n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैं आपसे ट्रेस ऑफ km पूछ रहा हूं, सो व्हाट विल बी ट्रेस ऑफ km, व्हाट विल बी ट्रेस ऑफ km। वेरी गुड, शाबाश। तो तुम देख रहे हो कि सर पिछले वाली स्लाइड के अंदर आपने जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बताया, अब आप ट्रेस पूछ रहे हैं, तो आप इन सब एलिमेंट का सम पूछ रहे हैं, और इन सब एलिमेंट का जो सम होगा इट विल बी k टाइम सिग्मा ai होगा, वे i वैरीज फ्रॉम 1 to n। और सर ये जो चीज है ये तो ट्रेस ऑफ m है, सो k टाइम ट्रेस ऑफ m। सो एक बात मुझे जो याद रखनी है कि ट्रेस ऑफ km विल बी इक्वल्स टू k टाइम ट्रेस ऑफ m, ठीक बात। तो इट विल बी k टाइम, हां ठीक बात है रुद्रांश, चैतन्य, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो कि ये जो आपने पूछा कि k इंटू m जो मैट्रिक्स बना, जो नया मैट्रिक्स बना, उसकी ट्रेस क्या होगी, तो तुम कहोगे ये k टाइम ट्रेस ऑफ m होगी। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। नाउ बी केयरफुल। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब मुझे बता दीजिए कि व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ km। km की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, ये km की डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा हूं, ठीक बात। m मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है n/n ऑर्डर का, और मैंने k इंटू m करके एक मैट्रिक्स बनाया। ये इतनी बार पूछा गया है आईआईटी के अंदर, जेई मेंस के अंदर मैंने कोई ऐसी शिफ्ट नहीं देखी जिसके अंदर ये वाला सवाल नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो इसको आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट k इंटू m। जवाब दीजिए कि k इंटू m के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, k इंटू m के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई ऋषभ, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। आप देख पा रहे हो ना कि सर जब आप k इंटू m डिटर्मिनेंट बनाओगे तो ये तो ऐसा बनेगा ना, इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ k a11 k a12 k a1n, इट इज k21 k a22। सर ये तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसको दिमाग में बिठा लेना बच्चों, है ना, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे सीख तो जाते हैं लेकिन बाद में अप्लाई नहीं कर पाते। ये ऐसा डिटर्मिनेंट बनेगा ना, है ना। अब क्या करोगे कि सर इस बार तो रो 1 में से k बाहर निकाल लिया, रो 2 से k बाहर निकाल लिया, रो 3 से k बाहर निकाल लिया, तो k की पावर n बाहर आ गया ना। सो k की पावर n, k की पावर n बाहर आ गया ना, और बचा क्या सर, वो तो डिटर्मिनेंट m है, ठीक बात।
तो आपको यह भी याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के एम इज इक्वल्स टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ एम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा ना, उसके अंदर तुम देखना कि तुम यहां पर कई बार गलती करोगे। राघव के क्यूब क्यों आएगा? मैंने एन का वैल्यू तो नहीं दिया ना तुझे, मैंने 3 थोड़ी कहा। वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है ना? तो ये के की पावर एन आएगा। बात समझ गया राघव? बात समझ गए ना? बाकी तो सब बच्चे ठीक लिख रहे हैं। बीच के अंदर एक बच्चे ने गलत लिख दिया, हो सकता है वो मान के चल रहा हो कि क्योंकि सिलेबस के अंदर अप टू 3/3 तक ही है, तो वो शायद उसी चीज को कर रहा हो। लेकिन मैं तो आपको n/n के स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर बता रहा हूं कि अगर मुझे कोई n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स देगा और मुझसे ये पूछेगा तो ये होगा। ठीक बात? ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल आज्ञा, आपने सही लिखा है। राजशेखर, आपने भी सही लिखा है। ठीक है, ये आपके सामने है। कैसे आया? तो ये देखो कि सर मैट्रिक्स के एम तो ये होगा ना, और इसका आपने डिटर्मिनेंट बना दिया। तो आपने अब रो 1 से के को कॉमन निकाल लो। डिटर्मिनेंट के अंदर तो कॉमन रोज से या कॉलम से निकलते हैं। तो एक के यहां से आया, एक के यहां से आया, इस तरह से हर रो से के निकाल लिया, तो के की पावर एन हो गया। और बचा क्या सर? वो तो डिटर्मिनेंट एम बचा। ठीक बात? आओ जरा इनके ऊपर बेसिक से क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं कि आप सिर्फ इनसे बेसिक क्वेश्चन करना सीख जाओ एक बार, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। चलो आप शुरू हो जाओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे। पहला सवाल है, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट हैं टोटल मिला के, तो उस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हो सकते हैं? चलो समझ गया तू है, गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, अब अगर मैं, बहुत बच्चों का सबका सही है, ऑल, सबने, अधिकतर बच्चों ने, मतलब ऑलमोस्ट सभी ने ही सही आंसर किया है। हाँ, एक ने तो बच्चे ने लिख भी दिया मेहनत करके। देखो 12 अगर एलिमेंट हैं तो आप कह सकते हो कि सर एक रो 12 कॉलम, ये हो गया। सर 12 रो एक कॉलम, ये हो गया। सर 2 रो 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम। या 3 रोज 4 कॉलम, 4 रोज और 3 कॉलम। ठीक बात है ना? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव इज 6। आप इनको काउंट कर सकते हो। और कोई अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा भी जानता है तो वो ये कहेगा कि सर 12, क्योंकि अगर थोड़े एलिमेंट बड़े हो गए तो क्या करूंगा, ऐसे थोड़ी देखूंगा, तो 12 को प्राइम फैक्टर्स में लिख दीजिए, तो इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। और बेसिकली देखा जाए तो ये जो है आप नंबर ऑफ डिवाइजर्स ही तो बना रहे हैं, ये तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ही तो है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अगर किसी ने पेन से थोड़ा सा भी पढ़ा है तो वो बता देगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस किसी को मालूम है तो वो ये क्या करेगा, सर इट इज 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय इट इज 1 + 1, सो दिस इज 3 × 2, दैट इज 6। बिल्कुल सिंपल।
12 से 6 नहीं, 12 से 6 बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना नहीं पड़ा होगा, इसलिए आपके साथ में ये दिक्कत आ रही है। जिसने नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना पड़ा होगा वो डायरेक्टली करेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो एक बार पढ़ ले, क्योंकि 12 एलिमेंट की जगह पे अगर मैंने थोड़े ज्यादा एलिमेंट दे दिए तो उसको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना? तो वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना सीख ले। ठीक है? हाँ आलोक, आपने बिल्कुल सही लिखा है। यस, आई विश m+1 इंटू n+1, बिल्कुल सही है कि जो प्राइम की पावर होती है वो ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वो नंबर ऑफ डिवाइजर्स दे देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम दूसरे सवाल पर आते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक सवाल ले रहा हूं, ठीक है ना, सो दैट यू कैन अप्लाई द टर्म्स। जो पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दो मैट्रिक्स मैंने दिए हैं ए एंड बी, और दोनों सेम ऑर्डर के हैं, और आपको ये फाइंड करना है 2a + 3b - 5i। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, देन आई विल डू। तो आप 30 सेकेंड के अंदर कर लो। ये सिखा दिया ना बेटा मैंने, ये सिखा दिया कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं। कि अगर कोई आपके पास में कोई भी नंबर हो, आप जब उसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हो तो मान लीजिए वो प्राइम फैक्टर्स ऐसे आ गए, p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 ऐसे आ गए, और pn की पावर an। ठीक है ना? जहां पर p1 p2 p3 pn दे ऑल आर प्राइम, और a1 a2 an उनकी पावर से, राइट। और ये कोई अपने पास में पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ये वैसे पीएनसी का काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी इक्वल्स टू a1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय a2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय गोज ऑन an + 1। ये उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ज्यादा होंगे तो भी बना सकते हो। ठीक है? तो ये आप याद रख लेना। इसको मैं अभी हटा दूंगा, है ना, आप नोट डाउन कर लो। और बच्चों इस क्वेश्चन को करो, अटेम्प्ट करो इसको। फाइंड 2a + 3b - 5i। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई इज, इसको i3 भी लिख सकते थे, i3 यहां पे 3 भी लिख सकते थे, ये शो करने के लिए कि ये सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i3 इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो बताएगा, हमने यहां नहीं लिखा, कोई बात नहीं। आईआईटी वाले तो पूरा बताएंगे कि आइडेंटिटी है। तो पूरा ही जा रहा है। हो गया, बहुत बढ़िया। देखो 2a इज, सब एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 0 -4 2 6। अभी सिखा रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं गलती करूं तो बताना मुझे, है। और 3b + 3b, इट इज 3 -6 6 6 9 3 0 3 0।
-5i, that is plus -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। ठीक है, तो मैंने 2i + 3b - 5 को लिख दिया। नाउ दिस विल बी इक्वलेंट टू 2 + 3 -5। पहला एलिमेंट अपने पास में ये आएगा, देन दिस विल बी 4 -6 + 0। थर्ड एलिमेंट विल बी 0 + 6 + 0। इस तरीके से एलिमेंट भरे जाएंगे। ठीक बात। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं कि मैं कहूंगा जोड़ना ही तो है, तो ये आपके पास में आ गया 0, ये आपके पास में आया -2, दिस विल बी 6, फिर यहां से -4 + 6 2, 2 + 0 2, then 2 + 9 11, 11 - 5 is 6, then 6 + 3 9, 9 + 0 is 9, 0 0 0, -2 3 1, 1 + 0 is 1, and 4 + 0 -1। सो अब मैच कर लीजिए, आपके पास में ऑफकोर्स मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ही आएगा, आंसर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आएगा। 0 -2 6 2 6 9 0 1 इन -1। ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बच्चों का यही आ रहा है। मुझे लगता है जोड़ना तो तुमको आता है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया था, तो 2 × a और 3 × b एंड -5 × i का मतलब तुम्हें मालूम था, एडिशन तुम जानते थे, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आगे चले, कर लिया तो आगे बढ़े। हाँ 0 -2 6, ठीक बात है, -2 6 9 -2 आ रहा है क्या? नहीं, तेरा गलत आ रहा है, सेकंड रो तूने गलत लिखी है। -2 क्यों लिखा? -4 + 6 आ रहा है ना। हाँ 0 1 -1, ठीक बात। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक से एडवांस के ऊपर जाना है तो सारी चीजें ट्रैक करनी पड़ेंगी। मैं डायरेक्टली एडवांस के सवाल लिख दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमको बिल्कुल बेसिक से आगे चलना है। अब देखो, कुछ सवाल ऐसे अभी भी जेईई मेंस के अंदर आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे जो बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब तुमको यह दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 1 रो 3 कॉलम वाला, -2 टाइम एक मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम एक मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स। अब मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है एक्स वाई जेड के अंदर, तो आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। कम से कम इक्वेशन बना लो, सॉल्व तो कोई बात नहीं, सॉल्व करने का तरीका तो हमारे पास ग्रामर रूल है, वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, अपन दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या बच्चों? क्या तुम यू कैन राइट दिस एज इट इज x 2y 3z। मैं तो एडिशन जानता हूं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जानता हूं, तो इट इज प्लस -2y -2z + 2x। वो प्लस ना भी लगाओ तो भी चलेगा, मतलब कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो इसके आगे है। इट इज -2z एंड 2x, देन दिस कम्स आउट -3z 3x 3y। ठीक है, अब मैं इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूं, सो आई विल हैव फर्स्ट एलिमेंट विल बी x -2y -3z, और सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा 2y -2z
प्लस 3x। एडिशन है, सिंपल। 3z प्लस 2x, 3z प्लस 2x प्लस 3y। तो मैंने इनको ऐड करके रूल ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन से एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख दिया, और ये मुझे दिया हुआ है, इट इज -12, 1 एंड 17। अब मैं मैट्रिसेस की इक्वालिटी यूज कर रहा हूं कि ये दो मैट्रिक्स हैं, बराबर हैं, तो मैट्रिसेस की इक्वालिटी से दिस इज x -2y -3z, ये -12 के बराबर होगा। मैं थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि एक्स वाई जेड क्रम के अंदर आ जाए। तो ये हो गया 3x प्लस 2y -2z, ये होगा 1 के बराबर, और 2x प्लस 3y प्लस 3z, ये हो गया 17 के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्रैमर रूल लगाना चाहते हो, क्रैमर रूल से जाएं। कोई बोलेगा कि नहीं सर, मैं क्रैमर रूल से नहीं जाऊंगा, मुझे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 बहुत फेवरेबल नजर आ रही है, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो z तो गायब ही हो जाएगा, एक्स एंड वाई के अंदर मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों से भी z को हटा दूं, है ना, इन दोनों से z को हटा दूं, ऊपर वाले को 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दूं, तो यहां से मुझे एक्स एंड वाई फिर मिल जाएगा। तो दो इक्वेशन एक्स एंड वाई के अंदर अननोन, दो इक्वेशन एक्स एंड वाई सॉल्व कर लोगे, फिर किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके z की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, सो आगे का तरीका मेरा मतलब पर्पज नहीं है, मेरा पर्पज यह है कि आप इस तरह से दी गई इक्वेशन को समझ पाओ कि यह लिखा क्या गया है। तो अगर आप सॉल्व करते हैं बाय एनी मेथड विच यू नो, तो यू विल गेट x1 y2 z3। और मैंने एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको बता दिया कि आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, नो, आपको कोई आईआईटी के अंदर ये थोड़ी पूछता है कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया है। आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हो या आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हो, उसको कैसे मालूम चलेगा? उसको थोड़ी मालूम चलेगा कि आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली कैसे। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बट मेरा पर्पस इस एक्सप्रेशन को समझाना है कि अगर ऐसे एक्सप्रेशन लिखा गया हो तो उसका मीनिंग क्या है। देख लो, 30 सेकेंड है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, अगर कहीं की गलती है तो बता देना। जितने भी तुमने देखे ना रैंक वाले, उन सबको हमने यही पढ़ाया है। ठीक है ना, हमें मालूम है कि कब लेवल अप करना है, कब कैसा लेवल करना है। जब लेवल अप करेंगे तब भी आपको नजर आएगा कि अरे ये क्या हो गया। दूसरी इक्वेशन सही है बेटा, तू अपनी इक्वेशन देख, मुझे लगता है कि तूने कहीं गलती करी होगी। ठीक है, वाई पे एलिमिनेशन करना है, कैसे भी कर दे। ग्रामर रूल के लिए लास्ट वाली क्लास देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मेट्राइसिस एक्स एंड वाई इफ 2x minus y is this and x plus 2y is this. करो इसको फटाफट करो।
आपको मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स वाई निकालना है। मेरा टेलीग्राम चैनल है पीजे सर कोटा, तो वो सर्च कर लेना। तो दोनों मैट्रिक्स एक्स एंड वाई आपको फाइंड करने हैं, और आपको एक्स एंड वाई के अंदर रिलेशन दिया हुआ है। बन गया? आओ देखते हैं कैसे ट्राई करते हैं अपन। मुझे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है 2x माइनस वाई, ये कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, और ये x प्लस 2y, लेट्स से दिस इज मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स बी ले लिया, ये मैंने मैट्रिक्स ए लिया, सो दिस इज बी। मेरे को लगता है कि ए एंड बी चूंकि नोन है, तो एक्स एंड वाई के अंदर, दो अननोन के अंदर दो इक्वेशन है, इजीली सॉल्व की जा सकती है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। सो 5x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट x लिख दूं, x विल बी इक्वल्स टू 1/5 2a प्लस b। मुझे लगता है 2a प्लस b ऐड करके 1/5 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप आंसर कर सकते हैं। ओके, अब मैं अगर चाहूं तो, मैंने क्या किया, y को एलिमिनेट किया, अगर मैं चाहूं तो x को एलिमिनेट कर सकता हूं, या x की वैल्यू रख के कर सकता, वो तुम्हारी इच्छा है। तो मैं इन दोनों से अगर x को एलिमिनेट करूंगा तो इसको लिख दो, इट इज 2x प्लस 4y। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये चीजें तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे। तो 2b और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a। इन दोनों इक्वेशन को ही देखा है मैंने। अब अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो आई कैन राइट y इज इक्वल्स टू 1/3, y इज इक्वल्स टू, सबट्रैक्ट किया है ना, 1/5 ही आया ना, 1/5 एंड 2b माइनस a। देखो बच्चों, मैंने सही किया है क्या? मैट्रिसेस की वैल्यू कहां निकाल रहा है कोई? मैट्रिसेस के एडिशन सब्ट्रैक्शन का आंसर मैट्रिक्स में दे रहे हैं, वैल्यू कहां निकाल रहे हैं? ठीक है, सो अगर कोई निकालना चाहे कि ये क्या होगा, इट विल बी 1/5 2a प्लस b। a आपने इसको लिया ना, तो 2a यहां पर लिख दो, 2a विल बी 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2, ये 2a हो गया। तो 2a प्लस b, तो 12 प्लस 3 15 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 0 प्लस 5 5 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 4 प्लस 1 5
2 minus 7 is minus 5. So this comes out. अब 1/5 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा 3, ये बनेगा -2 एंड ये बनेगा 1. दिस विल बी -2 एंड ये बनेगा 1, ये बनेगा -1. तो मैंने आपके लिए x फाइंड कर दिया है. मुझे लगता है तुम y फाइंड कर सकते हो, है ना. 3 - 2 1, 3 - 2 1, -2 1 2 सही है. किसने निकाला है? राधिका. बेटा तेरा सही है. अब तूने एक सही निकाला है तो y भी तेरा सही होगा. मेथड जान गए ना आप. y निकालना चाहो तो आप मैं यहां निकाल देता हूं कि 2b, तो 2b लिख दो. 2b विल बी 6, 4, 10, -4, 2, -14. ठीक है. तो y फाइंड कर रहा हूं. y, तो y विल बी 1/5, 1/5, 2b minus a, तो 6 - 6 0, 4, 10, 10, 0, 0, -15. So y will be 0, 2, 2, 0, 0, -3. बच्चों ये मैंने यहां y भी निकाल दिया. देख लो. सही आ रहा है क्या? 0, 2, 2, 0, 0, -3. एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई मुझसे पढ़ के IIT में चला गया, और एक तरफ तुम कहते हो कि ये रॉन्ग है? नाम तो नहीं लूंगा. ठीक है. समझ में आ गई बात? तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने बताई है. देख लो, गलती हो सकती है बट मैंने केयरफुली किया है यार. गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी सेम, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है भाई. ओके, चलो अब आगे हम बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेट्राइसिस. अच्छा, तेरा लास्ट एलिमेंट अलग आ रहा तो चेक कर ले. 0, 2, 2, 0, 0, -3 मेरा आया. देख ले. 0, 2, 2, 0, 0, -3. ठीक है ना? हाँ राघव, ठीक है ना? ठीक है. ओके, आओ जरा थोड़ा सा अपन जानते हैं कि मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन होता क्या है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जहां मैं 3 स्टार लगा दूं उसके ऊपर आप खास ध्यान रखना, क्योंकि तुमको क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे. ठीक है ना? उसको मतलब जब दोहराओ, जब रिवाइज करो, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना कि सर ने ये कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब हम समझते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. जैसे लेट्स से ये कोई मैट्रिक्स है A,
और अभी मैंने एलिमेंट नहीं लिखे, और एक मैट्रिक्स है बी। अभी मैं एलिमेंट लिखूंगा। समझना जरा कि रटना नहीं है कि सर इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होना चाहिए, नहीं। जिसने पढ़ा हुआ होगा वो भी समझना कि ऐसा होता क्यों है, कि ऐसे मल्टीप्लाई आप जब कर रहे हो तो रोज एंड कॉलम पे क्या कंडीशन लगती है, जरा समझना। जैसे मैं ए को भर रहा हूं, लेट्स से इट इज A11, A12, और मैंने ए एज यूजुअल A1n तक ले गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कॉलम भर रहा हूं, कॉलम 1, लेट्स से दिस इज B11, B21 एंड B। कहां तक जाएगा अभी मैंने वो भरा नहीं। डिफाइन कैसे होता है, डिफाइन कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन, कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ए बी लिखा जाता है, ए इंटू बी नहीं लिखा जाता, जनरली नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, ए बी लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के साथ में प्रोडक्ट, ठीक बात। ये कैसे डिफाइन किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ते हैं, कि मैंने कहा था ना कि डिटर्मिनेंट के अंदर मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रूल फॉलो करूंगा, रो का कॉलम से। मैंने वो वहां पर क्यों कही थी बात, उसका पर्पस था क्योंकि कॉलम, रो कॉलम प्रोडक्ट ही मैट्रिसेस के अंदर डिफाइन होता है। करते क्या है, इसको A11 को B11 से मल्टीप्लाई किया, फिर A12 को B21 से मल्टीप्लाई किया, इन सब को ऐड करके आप पहला एलिमेंट बनाते हैं। किसका, AB का। तो AB का पहला एलिमेंट बनता कैसे है, आपने A11 को B11 से मल्टीप्लाई किया, एडिशन A12 को B21 से। अब आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताएं कि सर जब आप A1n को मल्टीप्लाई करना जाओगे B से, तो यहां पर एलिमेंट होना चाहिए, यहां पर एलिमेंट होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप कहां तक जाएंगे, यही बता रहा है कि जैसे मैंने मान लो A को m/n का लिया, m/n ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स लिया, और मैं आपको एक रूल बता रहा हूं कि रूल बोलता है कि इसकी रो 1 और इसके कॉलम 1 के एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाते हैं, तो हमको ए बी का पहला एलिमेंट मिलता है। तो मुझे बताओ जरा कि ये यहां पर कहां तक जाऊंगा मैं, कहां तक जाऊंगा मैं। तुम कहोगे ना कि सर 1n के लिए यहां पर आपके पास में Bn1 होना चाहिए, सर Bn1 होना चाहिए, नहीं तो आप जा ही नहीं पाएंगे। ठीक बात है ना, बात समझ में आ गई ना। A11, हां वो ये छोटी छोटी मिस्टेक तो अपन करते रहेंगे, ये छोटी छोटी मिस्टेक तो अपन करेंगे ही। A12 B21, तो तुम ये समझ गए ना, रटने वाली कोई चीज ही नहीं थी कि इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा जैसा आपने कहा, तो सर आप इसके अंदर n रोज तो लेंगे ही ना। तो ये b जो है n बाय सम अदर np से डिफाइन हो गया। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ना जरूरी नहीं है n बाय m का क्यों लूं मैं n बाय p का ले रहा हूं, मैं n बाय m का नहीं लूंगा, मैं n बाय p का ले रहा हूं। ठीक बात, आप बात को समझे अभी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, दिस विल बी A1n मल्टीप्लाइड बाय Bn1। ये बात समझ में आ गई आपको कि इस तरीके से प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक बात, n बाय m नहीं जरूरी, मैं n बाय p ले रहा हूं, कि अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे तो आपको b के अंदर उतनी ही रोज लेनी पड़ेंगी जितने a के अंदर कॉलम है, नहीं तो आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यह लाजमी बात है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो b के अंदर नंबर ऑफ रोज बननी चाहिए। ठीक बात, रटना नहीं है। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को डिफाइन ऐसे किया है। ठीक बात, ओके।
बात समझ में आ गई? ओके। अब जरा मुझे यह बताओ, कि अब तुम समझ गए ना कि सर जब आप सेकंड एलिमेंट बनाओगे तो आप इसकी रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, B22, B32 एंड BN2। तो जो इसका सेकंड एलिमेंट बनेगा बच्चों, वो क्या करेगा, आपकी रो 1 को पकड़ के कॉलम 2 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक बात? मैं जगह की कमी है, मैं तुमको इस रो को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करके ए बी प्रोडक्ट का सेकेंड एलिमेंट बना के दिखा रहा हूं। सेकेंड एलिमेंट तो कैसे बना सेकेंड एलिमेंट, है ना? ये देखना जरा, ए बी का सेकेंड एलिमेंट ये बना A11 B12 प्लस A12 B22 and goes on A1n BN2। ये आपका सेकेंड एलिमेंट बना, ये यहां पर आएगा, दिस विल बी हियर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि आपने जैसे प्रोडक्ट को डिफाइन किया है, रो 1 कॉलम 1, तो आपको ए बी प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट मिला। रो 1 कॉलम 2, तो आपको ए बी प्रोडक्ट का रो 1 का दूसरा एलिमेंट मिला। अगर आपको ए बी प्रोडक्ट का रो 1 का तीसरा एलिमेंट चाहिए तो इसकी रो 1 पकड़िए, इसका कॉलम 3 पकड़िए, यहां पर तीसरा एलिमेंट लिख दीजिए। इस तरीके से प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है। अब जरा इस बात पर आते हैं कि मुझे ए बी प्रोडक्ट के अंदर मुझे एक एलिमेंट लिखना है। मुझे क्या लिखना है? ए बी प्रोडक्ट के अंदर एक एलिमेंट लिखना है। ए बी प्रोडक्ट के अंदर एक एलिमेंट लिखना है और वो ए बी प्रोडक्ट का आईजे एलिमेंट होना चाहिए। ये यहां पर जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो मैं ए बी प्रोडक्ट का आईजे एलिमेंट लिखना चाह रहा हूं। मैं यहां लिख देता हूं कि मैं ए बी प्रोडक्ट के अंदर जो आईजे एलिमेंट आया मैं उसको लिखना चाह रहा हूं। बात समझ में आ गई? मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस यह है कि प्रोडक्ट ए बी मैट्रिक्स जो बन रहा है उसके अंदर आईजे एलिमेंट क्या है, आईएथ रो जेथ कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट क्या है। तो तुम मुझे क्या कहोगे? तुम मुझे क्या कहोगे कि कैसे ऑब्टेन करो सर? आईएथ रो एंड जेथ कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट ऑब्टेन करना है। तो आप क्या कहोगे कि सर इसकी जो है ना, इसकी आप आईएथ रो को पिक कीजिए, इसकी आईएथ रो को पिक कीजिए, AI1 AI2 AI3 एंड AIN। सर इसकी आप आईएथ रो को पिक कीजिए, आप ये रो पिक कीजिए एंड इसका जेथ कॉलम पिक करना, इसका जेथ कॉलम पिक करना। मान लो ये जेथ कॉलम है, सो इट इज B1J B2J B3J एंड लेट्स से दिस इज BNJ। अब आप कहोगे कि सर आप ये वाला कॉलम पिक कर लीजिए, ये बी का जेथ कॉलम है, तो ए का आईएथ रो बी के जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपको ए बी का आईजे एलिमेंट देगा। यही तो अपन कर रहे हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 1 A11 मतलब ए बी का 1 1। बात समझ में आ गई क्लियरली? वही सेम चीज है, ठीक है ना? तो इसको मैं लिख रहा हूं कि अच्छा ये कैसे मिलेगा। अब देखो जरा, मैं ए बी का आईजे एलिमेंट लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ए बी का आईजे एलिमेंट लिख रहा हूं, तो दिस विल बी AI1 मल्टीप्लाइड बाय B1J प्लस AI2 प्लस AI2 मल्टीप्लाइड बाय B2J 2J। इस तरह से मल्टीप्लाई करता रहा, ऐड करता रहा, और लास्ट में जाके मेरे पास में आया AIN और BNJ। ठीक है ना?
समझ रहे हो मेरी बात को कि कैसे मैंने ए बी का आईजे एलिमेंट प्रिपेयर किया, बनाया। ठीक बात। अब इसको तुम देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट सिग्मा ए आई आर वेरी कर रहा है ना, आर वेरी कर रहा है, एंड बी आर जे, आर वैरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका काफी यूज करूंगा मैं आगे, इसका काफी यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा कि जब कभी तुमको ऐसा नजर आएगा कि दो एलिमेंट मल्टीप्लाइड हैं और एक की आईएथ रो फिक्स है और एक का जेथ कॉलम फिक्स है, एक की आईएथ रो फिक्स है और एक का जेथ कॉलम फिक्स है और आर वेरी कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि ये तो प्रोडक्ट ए बी का आईजे एलिमेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे डिसाइड करोगे कि ये किस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये कैसे पता लगाओगे। तो उसको पता लगाने का तरीका क्या है कि जिसकी रो फिक्स हो, जिसकी रो फिक्स हो और जिसका कॉलम फिक्स हो, उसको हम प्रोडक्ट के अंदर ए बी, ऐसा ए बी लिखते हैं, वो पहला एलिमेंट बनता है ए बी। ठीक है ना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आज मैंने थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट बताया है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट पर सवाल। प्रोडक्ट पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे थोड़ा पढ़ के फिर सवाल करेंगे। तो अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस पर वो डायरेक्टली आपको मैं वो सवाल बताऊंगा जिस पर आईआईटी जेई वाले एडवांस के अंदर भी सवाल पूछते हैं। तो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर।